आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चीन उस भस्मासुर के जैसा है जिसके संपर्क में जो आता है उसको खा जाता है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खा गया, श्रीलंका को खा गया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को खाने की साजिश रच रहा है। ताइवान को खाने का मंसूबा दशकों से पाले बैठा है और अब उसकी नजर आकर टिक गई है भारत के अरुणाचल प्रदेश पर। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश पर उसकी निगाहें एक सदी पहले से टिकी है, लेकिन यह भारत है जो ना झुकता है और ना ही घबराता है। और आज तो मोदी का भारत है जिसके रहते ना तो अक्साई चीन बन सकता है और ना ही तिब्बत जैसे अधिग्रहण हो सकते हैं। चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलकर विस्तारवादी सोच की घिनौनी चाल चली और वो इस चालबाज चीन के खिलाफ मोदी ने चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर ली। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने के बाद चीन अरुणाचल को तो भूल ही जाएगा, तिब्बत से भी हाथ गवा बैठेगा, क्योंकि इस बार चीन के खिलाफ भारत ने अपनाई है ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति। और मोदी 3.0 का लक्ष्य है चीन के खिलाफ मजबूत रहते हुए इतिहास में हुए अतिक्रमण को जड़ से हटा देना, क्योंकि इस बार रचा गया है चक्रव्यूह जिसमें फंसने वाला है ड्रैगन यानी कि चीन। सबसे पहले आपको चीन की निमंत्रण वाली चाल की एक घिनौनी सच्चाई बताते हैं, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदले हैं, उनमें कौन कौन सी जगहों के नाम बदले गए हैं इसको जरा आपको सबसे पहले बताते हैं। दरअसल पहाड़ 12 ऐसे हैं जिनके नाम चीन ने बदल दिए हैं। नदियां 4 हैं जिनके नाम चीन ने बदल दिए हैं। एक झील जिसका नाम बदला गया है। इसके अलावा पहाड़ी दर्रा 1 है जिसका नाम बदला गया। 11 अरुणाचल प्रदेश के ऐसे रिहायशी इलाके जिनके नाम चीन ने बदल दिए हैं और एक जमीन का टुकड़ा जिसका भी नाम चीन ने बदला है। और कुल 30 ऐसी जगह हैं जिनके नामों को चीन ने बदल दिया है और उसका कोई अधिकार नहीं अरुणाचल प्रदेश पर। लेकिन जिस घिनौनी विस्तारवादी सोच के साथ चीन आगे बढ़ने की साजिश रचता है, उसमें अरुणाचल पर एक बार फिर से उसने घिनौनी चाल चली है। और इस घिनौनी चाल को चलते हुए चीन ने जिन 11 इलाकों के नाम, रिहायशी इलाकों के नाम बदले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल वो कौन कौन से नाम हैं। दरअसल भारत ने जिस तरीके से नामों को रखा उनको चीन ने बदल दिया है। और वो नाम कौन कौन से देखिए, जैसे पांगचेन को अब बांकिंग चीन कह रहा है। इसके बाद ग्यांगखारजोंग को चियांग का जोंग कह रहा है चीन। लो जुगरी को लोउस री कह रहा है चीन। ताइपोरी को दिएपू री कह रहा है चीन। इसके बाद ताडोंग को डाडोंग कह रहा है चीन। और इसके अलावा जो नाम है उनमें जो नाम है वो चैनपोरी चू को किबूरी हे कह रहा है। डुंगसेल को डोंगा जिला फेंग कह रहा है। गेडू चू को वो गेदुओ हे कह रहा है। और घोयुल थांग को गुयुतोंग कह रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से नाम बदले गए हैं उसमें निमा गेंगे को निमांग गेंग फेंग कह रहा है और चुंग्युंग साई गांगरी को जिउ न्यू जे गांगरी कह रहा है। और ये दरअसल वो 11 रिहायशी इलाके अरुणाचल प्रदेश के जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद चीन इनके नाम बदलकर एक घिनौनी साजिश रच रहा है, या कहें कि भारत को उकसा रहा है। लेकिन क्यों चीन ऐसा करता है, इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। लेकिन अरुणाचल को चीन इतना अहम क्यों मानता है, ये दरअसल आपको सबसे पहले समझाते हैं कि बार बार क्यों अरुणाचल पर वो अपना दावा पेश करता है। अरुणाचल भारत के पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत है, इसके वेस्ट में भूटान है, ईस्ट में म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश साझा करता है। अरुणाचल को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर आकर अटकी हुई है। दरअसल जो तवांग है वो अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं।
और इसलिए वो तवांग पर ज्यादा नजर गड़ाए बैठा रहता है। तो चलिए आपको इसको गूगल मैप के जरिए समझाते हैं कि तवांग की पोजीशन क्या है, क्यों अरुणाचल पर वो दावा करता है और किस तरीके से जो भारत की एलएसी है उसको डायवर्सन होता है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसको जरा समझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं तवांग के साथ। तवांग को एक बार सबसे पहले गूगल मैप पर दिखाते हैं आपको कि जो तवांग है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। जरा देखिए, ये तवांग है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से ये क्यों चीन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा गूगल मैप के जरिए समझना पड़ेगा कि ये पोजीशन दरअसल क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जरा देखिए, ये भारत, ये ऊपर की तरफ चाइना, ये पूरा चाइना और ये भारत। अब इसमें दरअसल जो तवांग की पोजीशन है वो पोजीशन है ये, जो भूटान से लगती है, जो नेपाल से लगती है, और इसलिए जो चीन चाहता है वो चाहता है कि तवांग को कंट्रोल किया जाए और इसलिए उसकी नजर यहां पर आकर टिकती है। सिर्फ इतना नहीं, आप दरअसल पोजीशन देखिए अरुणाचल प्रदेश की। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमाएं आपको लगती नजर आती है भूटान से, उसकी सीमाएं लगती हैं असम से, और इसीलिए सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण को रोका जाए, क्योंकि यहां से एक एंट्री द्वार खुलता है जो भारत के अंदर खुलता है। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है दरअसल सीमाएं। क्योंकि जिस तरीके से ये जो सीमाएं लगती हैं, अगर हम इसको जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है वो सीमा कितनी है, 1597 किलोमीटर। ये दरअसल वो सीमा है जो चाइना से लगती है, एलएसी का हिस्सा है। अगर बात हिमाचल प्रदेश और यूके की करें, यूके और हिमाचल प्रदेश यहां से लेकर और यहां तक की जो ये सीमा है ये है दरअसल 545 किलोमीटर। ये सीमा एलएसी का हिस्सा है। उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ते हुए दरअसल जो सीमा है वो नेपाल और भूटान के बीच का ये हिस्सा जो सिक्किम है, इसके अलावा ये यहां से भूटान से लेकर और अरुणाचल का ये हिस्सा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो हिस्सा है ये दरअसल है 1346 किलोमीटर। और इस हिसाब से जब आप एक्चुअल में जब एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है जिसको लेकर विवाद है, जिसको लेकर लगातार चीन कब्जा करने की कोशिश करता है और भारत चाहता है कि एलएसी का सम्मान किया जाए। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सीमा भारत के साथ लगती है ये सीमा है दरअसल 3500 किलोमीटर। और भारत की 3500 किलोमीटर की सीमा जो एलएसी कहलाती है, उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर से लगती सीमा कितनी, 1597 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती सीमा कितनी है, 545 किलोमीटर। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती जो एलएसी है वो है दरअसल 1346 किलोमीटर और कुल 3500 किलोमीटर की सीमा जो दरअसल भारत की अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की कुल मिलाकर चाइना से लगती है। और इसमें जो दरअसल तवांग के अलावा जो भूटान, या कहे कि जहां अब भारत नाम बदलना चाह रहा है, उस हिस्से को दरअसल ये वो हिस्सा है जहां भारत नाम बदलने की तैयारी कर रहा है। और नाम बदलने की तैयारी के साथ वो ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ नजर आएगा। किसको? चीन को। और उससे चीन यकीनन घबराता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक इस तरीके की चाल सिर्फ चीन चल रहा था, लेकिन अब इस तरीके की चाल चलने की जो तैयारी की गई है वो तैयारी की गई है भारत की तरफ से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन मानता नहीं है। और क्यों नहीं मानता है? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 7 सालों में 4 बार नाम बदलने की चाल चीन चल चुका है। जरा देखिए, इसको भी समझाने की कोशिश आपको करते हैं, क्योंकि
2024 में हमने आपको बताया कि 30 जगह ऐसी हैं जहां पर नाम बदले गए हैं। इसके अलावा इसको जरा हटाइए, क्योंकि अप्रैल 2023 में 11 जगहों के नाम बदले गए, 2021 में 15 जगहों के नाम बदले गए, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले गए हैं। और यह एक साजिश के तहत किया गया है, साजिश के तहत नामों को बदला गया है। लेकिन चीन की साजिश का खौफनाक चेहरा हम आपको बताते हैं कि वो बार बार ऐसा क्यों करता है। दरअसल चीन बार बार भारत को उकसाने वाली हरकतें करता है। चीन अक्सर अरुणाचल के खिलाड़ियों, अफसरों को वीजा नहीं देता। पिछले साल वीजा को लेकर भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ गया था। दरअसल सितंबर 2023 में चीन के हैंगझोउ में एशियन गेम्स हुए थे। इसमें भारतीय वुशु टीम की 3 महिला खिलाड़ी थी, जिनके नाम थे नेमान वांगसु, ओनिल टेगा और मैपुंग लामगु, जिनको चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। ये तीनों ही खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की थी और इस वजह से ये तीनों एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाई थी। भारत ने बाकायदा इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और आपत्ति के बाद चीन ने इन्हें वीजा तो दिया, लेकिन वीजा कौन सा दिया? इनको स्टेपल वीजा जारी किया। हालांकि भारत ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की और फिर पूरी टीम ही चीन नहीं गई, क्योंकि अगर स्टेपल वीजा के जरिए भी यह टीम चीन चली जाती तो इसका संदेश यह जाता कि हां, भारत मानता है कि यह विवादित जमीन है और अरुणाचल पर चीन का अधिग्रहण है, चीन का स्वामित्व है। और इसीलिए भारत ने इस कूटनीतिक चाल के साथ एशियन गेम्स का ही बहिष्कार कर दिया। जुलाई 2023 में चीन के चेंगडू में यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। 2016 में भी चीन के भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर को वीजा नहीं दिया गया था और 2011 में भी चीन 45 सदस्यों की भारतीय कराटे टीम को क्वांगझोउ जाना था। सभी खिलाड़ियों को पहले वीजा मिल गए थे, लेकिन 5 सदस्य ऐसे थे जिनको चीन ने वीजा नहीं दिया था। और ये 5 आप जानते हैं कौन थे? ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। आखिर में इन 5 को चीन ने एक बार फिर से वही स्टेपल वीजा जारी किया, क्योंकि अगर चीन उनको सीधा वीजा जारी करता तो इसका मतलब यह होता कि चीन यह मान चुका है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि चीन के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी LAC का हर कोई सम्मान करता है और उसी को ही मानता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मैप है, जो वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन चीन जो नामांतरण कर रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? वो क्यों बार बार ऐसा कर रहा है? आखिर उसको जब पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, तो इस तरीके की साजिशें क्यों रचता है? इसके पीछे के जो तर्क हैं वो दरअसल इस तरीके से है कि दुनिया को बता सके कि उसकी सीमा से सटे इलाके विवादित हैं। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा चीन इसके जरिए बार बार मजबूत करने की कोशिश करता है। वो दुनिया को बता सके कि नाम रखने और बदलने का हक उसका है, यानी कि अरुणाचल पर हक उसका है। चीन ने पिछले साल अगस्त में अपना नया नक्शा जारी किया था और इसमें उसने अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना अभिन्न अंग बताया था। चीन अरुणाचल के लोगों को भारत का नागरिक नहीं मानता और चीन का कहना है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है और इसलिए वहां के लोगों को चीन आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। चीन इसलिए भी स्टेपल वीजा जारी करता है क्योंकि वो सिर्फ एक कागजी दस्तावेज है। अगर वो वीजा जारी कर देगा तो इसका मतलब होगा कि अरुणाचल पर भारत के दावे को उसने मान लिया और ऐसा चीन करता हुआ हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय नेताओं के दौरे पर भी उसने आपत्ति दर्ज की है और गंभीर आपत्ति दर्ज की, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी मोदी 3.0 के अंदर की जा रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने पहुंचे थे, उन्होंने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जिसमें 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी सैला टनल भी शामिल थी। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इससे भारत चीन का सीमा विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीन के जंगनान को डेवलप करने का भारत को कोई अधिकार नहीं है। चीन अरुणाचल में
भारतीय नेताओं के दौरों पर आपत्ति जताता रहा। फरवरी 2019 में भी जब प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल गए थे तब भी चीन ने विरोध जताया। तब चीन ने कहा था कि अरुणाचल विवादित इलाका है और यहां किसी भी तरह की गतिविधि से स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। अक्टूबर 2021 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल दौरे पर गए थे तब भी चीन को दिक्कत हुई थी। चीन ने कहा था कि चीन अवैध रूप से गठित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता और वहां वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध करता है। तब भारत ने भी चीन को जवाब देते हुए कहा था कि भारतीय नेता का भारतीय राज्य के दौरे पर आपत्ति करना भारतीय नागरिकों के तर्क और समझ से परे है और हम मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और चीन को एक कठोर जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीन जिस तरीके से चालबाजी करते हुए अरुणाचल प्रदेश के नामों को बदलता है, वहां के इलाकों के नामों को बदलता है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ल्ड मैप में भी अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और जो भारत की तरफ से नाम दिए गए हैं वही नाम वर्ल्ड मैप के अंदर भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो चाल चीन चल रहा है अब उसका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। भारत परमाणु के साथ किस तरीके से उस तिब्बत के अंदर नामों को बदलने वाला है जल्द, जहां चीन कहता है कि उसका कब्जा है और उसका अभिन्न अंग है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से भारत नामों को बदलने वाला है, चीन को करारा जवाब देने वाला है और तिब्बत और जो अरुणाचल प्रदेश है उनको लेकर विवाद कहां से शुरू हुआ और अभी तक कितनी जंग भारत और चीन के बीच में हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन अपनी चाल चल चुका है, भारत अपनी चाल को चलने की तैयारी कर रहा है और वो चाल कुछ ऐसे चक्रव्यूह की निर्माण की रूपरेखा को तय करेगा कि चीन उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि चीन अरुणाचल के जिन इलाकों के नाम बदल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वर्ल्ड मैप में वही नाम रहेंगे जो भारत की तरफ से दिए गए। लेकिन परमाणु के साथ अब भारत नाम बदलता हुआ नजर आएगा और नाम बदलेगा तिब्बत, क्योंकि तिब्बत वर्ल्ड मैप में अपने आप में स्वतंत्र है। बेशक उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन तिब्बत के इलाकों का नाम बदलने के लिए काफी रिसर्च कर रहा है भारत। भारतीय भाषा में पुराने नामों को आधार बनाकर नए नाम रखे गए हैं। भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन नाम बदलने का जिम्मा संभाल रही है और यह वही डिवीजन है जो गहरी रिसर्च के बाद चीन के दावों को खारिज करती है। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नए नामों को तथ्यों के साथ यही नकारती है। तिब्बत के नए नामों की लिस्ट भी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। भारतीय सेना ने पिछले कुछ हफ्तों में अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों का दौरा भी किया जिन्हें चीन अपना बताता है। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों से भी बात की गई। उन्होंने चीन के दावों को खारिज करते हुए खुद को भारतीय नागरिक बताया है और वो गर्व करते हैं कि वो भारत का हिस्सा है। लेकिन जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश जिसको लेकर विवाद बनता है उसका इतिहास क्या कहता है ये भी हम आपको समझाते हैं। जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत होती है 1912 से, हालांकि शुरुआत तो इससे भी बहुत पहले से होती है, लेकिन 1912 से यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आंकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक में सीमा निर्धारण हुआ। ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना। इस फैसले को तिब्बतियों ने तो सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन चीन नाराज हो गया और चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और यहां तक हुआ कि वो बैठक छोड़कर निकल गए। 1935 के बाद से यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया। चीन ने तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो तिब्बती बौद्धों के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है। 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में रही। भारत मजबूत रहा और यही वजह रही कि चीन बेशक 1962 में युद्ध जीत गया, लेकिन तवांग से उसको हटना पड़ा।
तवांग से उसको पीछे जाना पड़ा। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण और ज्यादा मजबूत कर दिया। 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया और वर्ल्ड मानचित्र के साथ साथ भारत के मानचित्र में गर्व के साथ अरुणाचल भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यह बात आज तक चीन को पच नहीं पाई और वो चाहता है कि उसके हिस्से पर फिर से चीनी शासन हो, जो संभव नहीं है। उल्टा भारत अब जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसके तहत अब तिब्बत में भारत अपने हिसाब से नाम रखेगा और इससे चीन को मिर्ची लग रही है। लेकिन दोनों देशों के बीच कई बार विवाद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विवाद पहली बार हो रहा है। 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था और इसमें भारत के 80 सैनिक जरूर शहीद हुए थे, लेकिन चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया गया। 1975 चीन ने अरुणाचल के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया था और इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, लेकिन करारा जवाब चीन को दिया गया। 1917 का डोकलाम आपको याद होगा। 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही। चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था और क्या करारा जवाब दिया था वो पूरी दुनिया जानती। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मार गिराए गए। 1987 में भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर के समदोरांग चुंग इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला शांत होता नजर आया। 2022 अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। भारत के 6 जवान घायल हुए। चीनी को हमसे ज्यादा नुकसान हुआ और तवांग को लेकर लगातार चीन उकसावे की रणनीति अपनाता है, क्योंकि वो चाहता है कि तवांग उसका हो और यह सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। उल्टा मोदी 3.0 के अंदर अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत रणनीति के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि तिब्बत एक बार फिर से स्वतंत्र देश हो और यही चीन के लिए एक करारा जवाब होगा, क्योंकि अभी तक उसका मुकाबला उन देशों से हुआ जिन्होंने चीन के सामने सरेंडर किया, लेकिन इस बार मुकाबला भारत से है, इस बार मुकाबला मोदी से है। नमस्कार।